वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 के एपिसोड 11 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे टोक्यो रिवेंजर की। तो अब तक टोक्यो रिवेंजर में सब कुछ ठीक हो चुका था और ये लोग करते हैं न्यू ईयर की पार्टी। और फिर आगे होती है एक मीटिंग जहाँ डिस्कस होता है उनका और ब्लैक ड्रैगन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और सारी बातें, जहाँ उनका ट्रूस साइन हुआ था लेकिन वो ट्रूस टूटा दो भाइयों के बीच की भिड़ंत की वजह से। और इसमें सेकंड डिवीजन के मित्सुया और ये लोग शामिल थे और साथ में फर्स्ट डिवीजन के दोनों लीडर और यहाँ तक कि माइकी और ड्रैगन को भी शामिल होना पड़ा था उसमें, जिस सबके साथ इन्हें लड़ना पड़ा और हराया इन्होंने ताइजी और ब्लैक ड्रैगन को। जिसके बाद ये मामला शांत होता है तो आगे बुलाया जाता है इनमें से कैप्टन को इस मामले को एड्रेस करने के लिए, जहाँ सामने आता है हाकाई। मतलब बेसिकली हाकाई को बुलाया जाता है इसके लिए, जो सामने आके सब सच बोलता है कि ये सब कुछ मेरे एक सेल्फिश झूठ के वजह से हुआ, जहाँ इसके वजह से काफ़ी कुछ ख़राब होने वाला था। लेकिन सब कुछ आखिर में सही से निपट गया और मैं गुनहगार उन सब कॉन्फ्लिक्ट का और मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। पर जहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए बाकी टोकेमांजी गैंग के लोग आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं आकाई, आखिर में हम जीते और क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जो भी हुआ हो, सब कुछ निपट गया, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ हम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन को हरा भी तो दिया। और सब चीयर करते हैं हाकाई को और मित्सुआ कहता है उसको कि तुम अभी भी सेकंड डिवीजन के वाइस कैप्टन ही रहोगे हाकाई। तो ताकेमिची का उसको बचाने का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके अलावा दो लोगों को बुलाया जाता है जो होते हैं ब्लैक ड्रैगन के मेंबर। तो उनका 10th जनरेशन हार गया टोकेमांजी गैंग से और ताइजी भी रिटायर हो चुका है, जहाँ पर इन दोनों ने टेक ओवर कर लिया इस गैंग को, जहाँ अब उनकी इच्छा है जुड़ना टोकेमांजी गैंग के साथ, वो भी फर्स्ट डिवीजन में जिसका कैप्टन है ताकेमिची। पर अब ये नहीं पता कि उनका रीज़न क्या है ऐसा करने का, वो आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, जिसके पीछे शायद कुछ तो गलत हो सकता है जो फील करता ताकेमिची। पर फिर भी ये इनकी रिक्वेस्ट थी और ये फर्स्ट डिवीजन यानी कि ताकेमिची के अंडर ही ज्वाइन होना चाहते थे। जहाँ ये लोग भी कहते हैं ताकेमिची से कि हम पे भरोसा मत करना, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो हमसे मदद ज़रूर मांग सकते हो तुम। पर इतने बुरे भी नहीं है ये लोग, क्योंकि ये लॉयल थे ताइजो के लिए भी। तो देखते हैं क्या होता है आगे, जहाँ पर बाकी गैंग मेंबर के बीच में इसको लेकर थोड़ा शोर शराबा ज़रूर होता है। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं क्रिसमस मुहे वारदात को लेकर एक और पॉइंट के ऊपर, जो कि यह किसाकी तेत्ता जिसको माया की गैंग से निकाल रहा है और वहां से हिस्सा नहीं टोकेमांजी गैंग का, जिसकी शिकायत की थी चीफ हुआ ने कि उसने इन्हें धोखा दिया था। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये बिना किसी सबूत के माया की ऐसा करेगा और इसको निकाल देगा। पर जहाँ उसका साथी कहता है कि अगर तुम इसको निकाल दोगे तो मैं भी निकल जाऊंगा। जहाँ 450 लोग हैं टोकेमांजी गैंग में, जिसमें से 300 वाल के हैं और 50 मेवियस के हैं, सबके जाने पर टोकेमांजी गैंग सिर्फ 100 लोगों का रह जाएगा। पर माइकी को अपने गैंग को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं था। वैसे ही उसे लगता है कि टोकेमांजी गैंग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, जहाँ पर वो उसको कम करना चाहता है। और किसाकी दत्ता उसको अपोज करता है कि क्या शुरू से यही हमारा मोटिव नहीं था। लेकिन जो उसने किया क्रिसमस वाले दिन पर, उसको लेकर माइकी इतना सेटिस्फाइड नहीं है। जहाँ शायद माइकी ने इसके साथ हाथ मिलाया था कि ताकि ये गैंग अपना बड़ा कर सके, लेकिन जो उसने किया अपने साथी को धोखा देकर वो भी सही नहीं था, जिसकी वजह से माइकी उसको और साथ नहीं रखना चाहता। पर जहाँ उसको और करीब पहुंचना चाहता है किसाकी, जिसमें उसको रोकता है ड्रैगन 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 को उसका साथी रोकता है, मतलब हानमा रोकता है। जहाँ आगे बढ़ता है किसाकी और बात करता है इस बारे में कि हमारा प्लान शुरू से ये नहीं था, टोकेमांजी गैंग इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें सब हमारे आगे झुके। और जहाँ हम पास्ट या फ्यूचर की झलकी देखते हैं, जिसको कि पहले हमने एक्सप्लोर किया था कि क्या क्या मोटिव था किसाकी के। किसाकी काफ़ी एडमायर किया करता था माइकी को, और फ्यूचर के हिसाब से उसका मोटिव था ड्रैगन को मरवाना और फिर और करीब आ पाना माइकी के। जहाँ किसाकी ने टोमा ने इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो और करीब आ सके माइकी के। और वो माइकी से बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे कि उसने लास्ट टाइम बात की थी मेवियस वाले शख्स से फर्स्ट सीजन में। और उसका यही मोटिव है, जहाँ पावरफुल लोगों से जुड़कर उनका साथ देकर उन्हें एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है और उनके कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाहता है। जहाँ वो कहता है कि मैं वो अंधेरा हूँ जो तुमने कायम किया है, जिसका कोई ना कोई मतलब शायद आगे निकलेगा। पर उसकी बेतु की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है माइकी को। और एट द एंड फैसला सेम रहता है कि साके बाहर हो चुका टोमान से। तो मीटिंग खत्म होती है और शायद मिशन सक्सेसफुल हो चुका है ताकेमिची का। तो अब आगे ड्रैगन और माइकी मिलकर एक बाइक बिल्ड कर रहे होते हैं या फिर रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ तो कर रहे होते हैं। जहाँ वो इंतजार करते हैं किसी का वहाँ आने का, जो होता ताकेमिची जिसको लेके आता चीफ हुई और उसकी आंखों पे वो हाथ रख के उसकी आंखें बंद रखता है। लेकिन फिर वो करते काउंट डाउन और 0 पे आते ही आंखों से हाथ हटाता है ताकेमिची के चीफ हुई और वो देखता है एक बाइक जो काफ़ी कमाल की है, जो है CB250T, जिसको बाबू भी कहा जाता है। तो उसके पार्ट्स के भाई ने ढूंढे थे, वो भी फिलीपींस में कहीं, जहाँ एक खमंगार या किसी जगह पड़े हुए थे उसके पार्ट्स अकेले, और उसका इंजन वहाँ पड़ा हुआ था, जो ट्विन है माइकी की बाइक की, जो बिल्कुल उसी की बाइक की तरह लगती है। जहाँ उसी ने सारे पार्ट जमा किए और लास्ट में रिवाइव किया उसकी बाइक को, जो अब सेम कर रहा है माइकी भी
ताकेमिची के लिए, क्योंकि ये बाइक वो उसको गिफ्ट कर देते हैं। जहाँ पर ये बाइक इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो टोक्योमांजी गैंग का फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है और उसके पास कोई बाइक ही नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने शायद इसकी बाइसाइकिल तोड़ दी थी फर्स्ट सीजन में, जिसके वजह से उसको ये दे रहे हैं, पर वो उससे काफ़ी अलग चीज़ है। और यहाँ से बाइक चलानी शायद नहीं आती, पर फिर भी ये सच में काफ़ी कमाल की बात है, जहाँ पर उसको माइक सिखाता है बाइक चलाना। और ये एक्सपीरियंस सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, जहाँ क्लच और ब्रेक के बीच में फ़र्क पता नहीं चलता और गियर और ब्रेक के बीच में फ़र्क पता नहीं चलता। यहाँ पर बाइक में दो ब्रेक होते हैं, नीचे और ऊपर, और यहाँ क्लच होता है। स्कूटी की तरह यहाँ ब्रेक नहीं होते, साइकिल की तरह भी ब्रेक नहीं होते ऊपर, जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं ताकि मुझे शुरू में समझना, लेकिन आखिर में समझ पाता है और चलाता है इस बाइक को। तो इस बाइक के पार्ट्स उसके भाई को मिले थे फिलीपींस में एक भंगार के अंदर पड़े हुए, जहाँ मानो वो मौका कुछ ऐसा हो कि ये पार्ट उसको बुला रहे थे, और शायद डेस्टिनी थी जहाँ उसके भाई को ये पार्ट्स मिले थे। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई थी, जो बहुत ज़्यादा उस फेस में खोने वाले फीस होता है, जहाँ पर फिर बाद में माइकी कहता है कि चलो फ्यूचर में कभी चलेंगे, और ताकेमिची और माइकी फैसला करते हैं फ्यूचर में कभी जाने का उस जगह जहाँ पर ये बाइक के पार्ट उसके भाई ने ढूंढे थे। तो फ्यूचर का वादा लेके हम बढ़ते हैं आगे चिफुया और ताकेमिची की बातचीत की ओर, जो बात करते हैं फ्यूचर के, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के लोग उनके अंडर जुड़ चुके हैं, लेकिन चीज़ें अभी बदल चुकी है। मतलब ताइजू मरा नहीं है और साथ में किसाकी को निकाल दिया गया उनके गैंग से। तो अब ताकेमिची को शायद जाना चाहिए 12 साल फ्यूचर में, क्योंकि वो शायद यहाँ से बिलोंग नहीं करता। जहाँ ताकेमिची इमोशनल होकर कहता है कि तुम मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हो जो मुझे अब तक मिला है। और उसके साथ हम बढ़ेंगे 12 साल के इंतज़ार में, जहाँ पर मिल पाएगा 12 साल के बाद दोबारा ताकेमिची चिफुया से, और देखते चीज़ें कितनी बदल चुकी होगी उस समय तक। और फिर आगे नाहटो को बुलाता है ताकेमिची और उससे हाथ मिलाता और वादा लेता है कि तुम रक्षा करना ही ना की, चाहे जो हो जाए। पर उससे पहले ताकेमिची मिलता है टोकेमांजी गैंग के सारे लोगों से, जो कि मेन इंपॉर्टेंट थे, और उनसे सारी बात शेयर करता है जो कि बाजी ने कभी कही थी। मतलब पा हैन जो है वो थर्ड डिवीजन का प्राइम मेंबर था, जो हमेशा के लिए उसी में और उसी का हिस्सा रहेगा। और जो भी लोग यहाँ मौजूद है वो सारे लोग ट्रेजर है बाजी का। यहाँ इनकी गैंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक गैंग है और पावरफुल है, ये इसलिए कि ये एक दूसरे का साथ देकर साथ में एक दूसरे की मदद भी करना चाहते हैं, जो एक अच्छा मोटिव था इनका। और इनके लिए थोड़ा अजीब है कि ताकि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा है जैसे कि कहीं जाने वाला हो वो, पर ये चीज़ें नहीं बता सकता। पर फिर बाद में फ़ोटो खिंचवाता है वो इनके साथ, और इस तरह से ये फेज इनके साथ का एंड होता है। और हम बढ़ते हैं 12 साल फ्यूचर में, जहाँ पे ताकि मुझे ने काले कपड़े पहन रखे होते हैं, जहाँ इस बार वो जेल में नहीं है, और से एक लड़की ग्रीट करती है कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए, और फिर वो एक लाइन में लग जाता है और फिर आगे बढ़ता है, जहाँ पर एक लड़की उसको देख कर रो पड़ती है, क्योंकि वो होती है मरने वाले की बहन। और यहाँ इन दोनों का नाम होता है माना और लूना, जो याद आता ताकि मुझे को, और जल्दी भागते हो जाता है आगे कि किसका फ्यूनरल है ये। और ये था मित्सुया का फ्यूनरल। तो क्या हुआ ये और कैसे हुआ ये, जो दोबारा एक नॉर्मल और शांतिपूर्ण एपिसोड से हमें एक अफरा तफरी और सवाल में छोड़ के चला जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लेकर अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।